हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजरवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, जहाँ पर हम सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर में जो जो हमने पढ़ लिया था एक बार रिवाइज करके चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पर फिलहाल प्रॉपर्टीज के बारे में ही बात कर रहे थे। अलग अलग प्रॉपर्टीज हमने देख ली थी। एटॉमिक रेडियाई के बारे में बात कर ली थी, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर ली थी, ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्कस कर लिया था, ट्रांजिशन एलिमेंट इन्हें क्यों कहा जाता है वो डिस्कस कर लिया था, कौन ट्रांजिशन एलिमेंट इनमें से नहीं है वो डिस्कस कर लिया था। ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात की हमने, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बारे में बात की, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने बात की, फिर मैग्नेटिक कैरेक्टर डिस्कस कर लिया था और कलर ऑफ कंपाउंड भी डिस्कस कर लिया था कि ये जो कंपाउंड है ये ज्यादातर कलर क्यों शो करते हैं, डी ब्लॉक के कंपाउंड क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये कलर शो करते हैं डीडी ट्रांजिशन की वजह से। डीडी ट्रांजिशन क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल के बारे में बात की, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा, यानी कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा क्या है, जहां पर जैसे हम कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है डी ब्लॉक के ये क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। किस वजह से, डीडी ट्रांजिशन की वजह से, जिससे डीडी ट्रांजिशन हो कैसा रहा है, जब डी में कुछ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब हम इन दो केसेस को देखते हैं, ये भी डी ब्लॉक के ही हैं लेकिन ये भी क्या करते हैं, कलर शो करते हैं। ठीक है, तो सही बात है, डी ब्लॉक के कलर शो करते हैं, शायद डीडी ट्रांजिशन की वजह से शो करते हो सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पर देखते हैं तो इनके डी में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो डीडी ट्रांजिशन होगा कैसे, जिस वजह से यहाँ पर ये कलर शो करते चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की मदद से। ठीक है, ये काफी इंटेंस कलर शो करते हैं। फिर हमने बात की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म करते हैं, और कैटालिटिक एक्टिविटी के बारे में हमने यहाँ पर बात की। फिर हमने बात की कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी ये बनाते हैं। ठीक है, इंटर जैसे कार्बाइड या सीमेंटाइट, ऐसे इंटरस्टिशियल कंपाउंड ये बनाते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते कैसे, कि जो स्मॉलर एटम है ये इन इंटरस्टिशियल स्पेस में, जिन्हें हम वॉइड्स कह रहे हैं, इनमें जाकर के ट्रैप हो जाते हैं और इन्हीं को कहा जाता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं अलॉय फॉर्मेशन की। अब अलॉय फॉर्मेशन क्या है, अब अलॉय होते क्या हैं ये हम डिस्कस करें। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलॉय क्या होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन है अलॉय में। मुझे लगता है केवल जो मेटल का मिक्सचर या केवल मेटल्स का मिक्सचर को ही अलॉय कहा जाता है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। अलॉय क्या होता है, एक होमोजीनस मिक्सचर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर होमोजीनस मिक्सचर के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन भी क्या है, होमोजीनस मिक्सचर ही है। तो जब हम अलॉय की बात करते हैं तो अलॉय भी क्या है, एक होमोजीनस मिक्सचर है। ये बनता कैसे, ये बनता है दो मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर से, एक मेटल और एक नॉन मेटल, या कोई मेटल और मेटल के मिक्सचर से भी अलॉय बनता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की या ब्रास की, ठीक है, तो ब्रॉन्ज हम जानते हैं कांस्य जिसे कहा जाता है, और ब्रास जैसे कि हम पीतल कहते हैं। तो इनको अगर हम देखें तो ये कैसे बने हुए, ये दो मेटल से मिलकर के बने हैं, कॉपर और टिन से मिलकर के ब्रॉन्ज बना है, कॉपर और जिंक से मिलकर के ब्रास बना। लेकिन जब हम स्टील की बात करते हैं तो स्टील आयरन और कार्बन से मिलकर के बना है। आयरन हमारा एक मेटल है और कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि अलॉय जो है दो मेटल का ही मिक्सचर है। अलॉय को मिक्सचर कहते हैं, मिश्र धातु भी कहा जाता है। अलॉय क्या है, मिक्सचर है दो मेटल्स का या फिर मेटल और नॉन मेटल। ठीक है, चलिए, तो इट इज फॉर्म्ड व्हेन वन मेटल और नॉन मेटल इज डिसॉल्व्ड इन अनदर मेटल। जब कोई मेटल या नॉन मेटल डिसॉल्व होता है किसी दूसरे मेटल में, एक तो मेटल रहेगा ही रहेगा, है ना, दूसरा मेटल या नॉन मेटल कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देख लिए हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं।
ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं 1:1, लेकिन यहाँ पर हम देखें रेशियो क्या है, फ्रैक्शन में नहीं हो, नॉट इन होल नंबर। ठीक है, रेशियो क्या है फ्रैक्शन में, जैसे 0.84। तो टू फॉर्म अ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड द मेटल शुड एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाने के लिए, है ना, मेटल को क्या होना चाहिए, जो अलग अलग वैलेंसीज है, वेरिएबल वैलेंसी एग्जिबिट करनी चाहिए। तो मेटल क्या करते हैं, वेरिएबल वैलेंसीज एग्जिबिट करते हैं और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा एक बार आप इसे देख लीजिए और नोट भी कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने लगभग प्रॉपर्टी सारी कंप्लीट कर ली। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के जो शो करते हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के। जैसे कुछ कंपाउंड है क्रोमियम के। तो क्रोमियम के कंपाउंड कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिएक्शन एग्जाम में भी आती है। तो ये बनता कैसा है, हम लेते हैं सबसे पहले क्रोमाइट और जिसको हम जो हम ले रहे हैं कंडेंस फॉर्म में, फिर इसको ले आते हैं इसके एक्चुअल कंपोजिशन की अगर बात करें तो ये FeOCr2O3। फिर यहाँ पर आया हमारा FeCr2O4 यानी कि कंडेंस या हमारा क्रोमाइट और। फिर यहाँ पर हमने इसे मिलाया एक फ्यूजन मिक्सचर जो कि है Na2CO3 प्लस O2 का। इससे हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट। फिर इस पर हम डालते हैं H2SO4 तो हमें मिल जाता है सोडियम डाइक्रोमेट। अगेन KCl के साथ रिएक्शन कराने पर हमें मिल जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट और कूलिंग पर हमें ऑरेंज क्रिस्टल मिल जाते हैं, किसके, पोटेशियम डाइक्रोमेट के। तो ये एक इजी रिएक्शन भी है कि कैसे क्रोमाइट और से फ्यूजन मिक्सचर आपको मिलाना है। फ्यूजन मिक्सचर मिलाते ही आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट में एसिड अगर आप डालेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर हमें मिल जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिल जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। इजी है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को पूरा लिख लेना या आप दो अलग अलग स्टेप में भी इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्रोमाइट और की है कंडेंस फॉर्म। अगर हम एक्चुअल फॉर्म की बात करें तो ये है इसकी एक्चुअल कंपोजिशन। ठीक है, तो चलिए, तो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हमने देख लिया क्या है, क्रोमियम के कंपाउंड इंपॉर्टेंट है जैसे कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके अलावा हम एक और कंपाउंड के बारे में बात करने वाले हैं, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि फ्यूजन मिक्सचर, कहीं कहीं पर बुक्स में आपको केवल फ्यूजन मिक्सचर लिखा हुआ है, फ्यूजन मिक्सचर होता क्या है, किस चीज का है वो आपको पता नहीं। तो ये है Na2CO3 प्लस O2, इसी को क्या बोल रहे हैं हम, फ्यूजन मिक्सचर बोल रहे हैं। क्या बनेगा, सोडियम क्रोमेट, देन हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा, KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमें मिल जाएगा। और कूलिंग पर हमें, कूलिंग करने के बाद उसके क्रिस्टल्स भी हमें मिल जाएंगे। क्लियर है, चलिए तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए क्रोमाइट और अगर हम देखें, क्रोमेट और अगर हम देखें, डाइक्रोमेट आयन अगर हम देखें, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको देखो, क्रोमाइट आयन CrO4 2 नेगेटिव जो कि हमें दिख रहा है, और डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये रहा हमारा डाइक्रोमेट आयन। अगर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, सोडियम डाइक्रोमेट की बात करें, जो कि हमने यहाँ पर देखा, ये हमारे पास सोडियम डाइक्रोमेट। KCl के बाद ये क्या बना, KCl के बाद रिएक्शन कराने के बाद ये हमें मिला पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर हम ध्यान से देखें तो इट इज यूज एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट हम करते हैं,
क्लास 11th में धीरे धीरे जब हम लैब मैनुअल पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि एक हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है टाइट्रेशन का, ठीक है। तो वहां पर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट देखते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया जाता है। वहीं अगर हम सोडियम डाइक्रोमेट की बात करें तो इट कैन नॉट बी यूज एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ये यूज नहीं किया जाता टाइट्रेशन में। क्यों? क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। क्योंकि ये कैसा है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक यानी कि जो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को एक्वस सॉल्यूशन से, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा एक्वा सॉल्यूशन से, इसी वजह से इसको जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन नहीं लिया जा सकता, पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिया जाता है एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन टाइट्रेशन। तो यहाँ पर नोट करने वाला यही है कि आपको क्रोमेट आयन और डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर देख लेना, जो कि आपको पहले से बता दी है ना, इजी स्ट्रक्चर है। बाकी इंपॉर्टेंट यही है कि ये यूज किया जाता है, ये यूज नहीं किया जाता टाइट्रेशन में। क्यों नहीं किया जाता? तो ये इसीलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक यानी कि ये एक्वा सॉल्यूशन में से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, केवल इसी वजह से, यही रीजन है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं कैसे कैसे हमने ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाया। तो कैसे कैसे हमने बनाया, वैसे तो हमने पूरे प्रोसेस जो है वो अभी शॉर्टकट में देख लीजिए, तो स्टेप वाइज बात करते हैं। चलिए, तो डाइक्रोमेट आर जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमेट which in turn are obtained by the fusion of chromite ore। तो क्रोमाइट ओर के फ्यूजन से जो हमें मिलता है क्रोमेट, उसी से डाइक्रोमेट बनाया जाता है विद सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट इन फ्री एक्सेस ऑफ एयर, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट से विद फ्री एक्सेस ऑफ एयर में हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट, सॉरी विद सोडियम कार्बोनेट हमें ये मिलता है, क्या मिलता है? Na2CrO4 प्लस Fe2O3 प्लस CO2, ठीक है। जो हमने अभी रिएक्शन भी देखी थी यहाँ पर, ठीक है, ये रिएक्शन भी हमने यहाँ पर देखी थी। ऐसी रिएक्शन है, बस थोड़ा स्टेप वाइज यहाँ पर किया हुआ है। तो FeCr2O4 प्लस हमने लिया यहाँ पर Na2CO3 और 7O2। अच्छा, ये दोनों क्या है? ये हमारे पास है फ्यूजन मिक्सचर, ये तो बात की थी हमने, यही कहा था ना कि आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने FeCr2O4 लिया, साथ में लिया फ्यूजन मिक्सचर, तो हमें मिला Na2CrO4 साथ में Fe2O3 प्लस CO2। अब इस Na2CrO4 के साथ क्या कर रहे थे हम? इस पर हम डाल रहे थे H2SO4। फिर आगे हमें क्या मिल रहा था? नेक्स्ट आगे हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इस Na2CrO4 में हमने डाला H2SO4, तो हमें क्या मिल गया? सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 साथ में Na2SO4 प्लस वाटर। तो चलिए, द येलो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट फिल्टर एंड एसिडिफाइड, इसको क्या किया? एसिडिफाई किया। तो एसिडिफाई किया जब हमने किसमें? सल्फ्यूरिक एसिड से, टू गिव सॉल्यूशन फ्रॉम विच ऑरेंज सोडियम डाइक्रोमेट यानी कि Na2Cr2O7.2H2O कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। नेक्स्ट द कन्वर्जन ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट इट टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट का इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट में कन्वर्जन की बात करें तो KCl के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिल गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट साथ में NaCl। तो सिंपल सी रिएक्शन थी, वही हमने कहा था, या तो आप पूरा उसी को नोट कर लो सिंपल सा कि हमने क्रोमाइट आयन लिया, ठीक है, क्रोमेट लिया, फिर उसको हमने रिएक्शन कराई फ्यूजन मिक्सचर के साथ, फिर फ्यूजन मिक्सचर से हमें मिला ये Na2CrO4। इस Na2CrO4 को हमने क्या किया? एसिडिफाई किया या एसिडिफाइड कराया H2SO4 के साथ। नेक्स्ट हमें क्या मिला? सोडियम डाइक्रोमेट। इस सोडियम डाइक्रोमेट से हमने क्या बनाया? पोटेशियम डाइक्रोमेट KCl के साथ रिएक्शन कराना। क्लियर है? चलिए, या तो आप वो नोट कर लीजिए जो पूरा हमने एक साथ स्टेप्स लिखे थे, या आप स्टेप वाइज इस तरीके से भी इसे नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, द ऑक्सीजन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट इज द सेम। तो दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है?
सेम ही है। द क्रोमेट आयन की अगर हम बात करें तो ये कैसा है, टेट्राहेड्रल, वेयर एज डाइक्रोमेट आयन कंसिस्ट ऑफ 2 टेट्राहेड्रल, जो कि हम स्ट्रक्चर को देख करके बता सकते हैं ये क्या है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ना, ये क्या है, यही तो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक टेट्राहेड्रल है, लेकिन जबकि हम यहाँ पर देखिए डाइक्रोमेट की बात करें तो ये क्या है, 2 टेट्राहेड्रल हमें दिख रहे हैं, शेयरिंग 1 कॉर्नर विथ CrOCr बॉन्ड एंगल 126 डिग्री। तो ये क्या कर रहे हैं, CrOCr कॉर्नर को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं एक ही कॉर्नर को, जहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 126 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आपको नोट कर लेना। बाकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो लगभग क्या है दोनों की, जो हमारा क्रोमियम क्रोमेट है और डाइक्रोमेट है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की है। क्लियर, चलिए देख लीजिए एक बार इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट्स आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सोडियम और पोटेशियम डाइक्रोमेट्स हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये हमें पता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जो हमने देखा कि टाइट्रेशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट को ही यूज किया जाता है एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, लेकिन सोडियम डाइक्रोमेट को यूज नहीं किया जाता क्योंकि वो होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का। इट्स इन एसिडिक सॉल्यूशन इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन कैन बी represented एज फॉलोज। तो अगर हम बात करें स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन में, तो इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है कैन बी represented एज, इस तरीके से इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये हमें बहुत काम आने वाला है। क्यों काम आने वाला है कि आगे जब हम देखेंगे कई सारे रिएक्शंस ऐसे होंगे जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, जिनको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, तो वो हम यहीं से ही सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H पॉजिटिव, ये आ गया 6 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, क्या बना 2 Cr3 पॉजिटिव और साथ में है 7H2O। क्लियर है। चलिए, तो मेन तो यही था यहाँ पर कि एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसको लिया जाता है, जबकि सोडियम डाइक्रोमेट को नहीं लिया जाता क्योंकि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। बाकी ये दोनों ही क्या होते हैं, आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये दोनों है, इतना नोट कीजिए। चलिए बच्चों, आज हमने क्रोमियम के कुछ क्रोमियम के बारे में आज हमने बात की, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड के बारे में बात की। बाकी चैप्टर को आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।